Good morning class. Today I am going to teach you about moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका प्रिंसिपल और यूज क्या है, इन सब के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to detect electric current. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहाँ सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या फ्लो नहीं हो रही है। तो इसको हम लिख लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस used to detect electric current. इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर coil of insulated copper wires bound on non-magnetic metallic frame। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, ऐसे मटेरियल का फ्रेम होता है जिसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, मैग्नेटिक मटेरियल ना हो, एल्युमिनियम का फ्रेम होता है जिस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को बाउंड करके लपेट करके बनाया जाता है। ये इस तरह से होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स बाउंड ऑन नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। ये आपकी इसके कई टर्म्स होते हैं, इस तरह से दिखाया गया है। तो ये आपका जो होता है ये फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम है। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, दिस इज एल्यूमिनियम। दिस इज सस्पेंडेड बाई ए फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप। इस पे एक स्ट्रिप लगी होती है, इस तरीके से होती है, जो फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप होती है। आपको हम बताते हैं कि फॉस्फर ब्रांच का क्या मतलब होता है और फॉस्फर ब्रांच ही क्यों, फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप। और दिस इज फ्रीली सस्पेंडेड बाई ए वायर इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको जो है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हॉर्सशू शेप मैग्नेट। हॉर्सशू शेप मैग्नेट जो होता है उसके द्वारा जो है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी जाती है। इस तरीके से इसको दिखाते हैं। हॉर्सशू मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्सशू शेप ऑफ मैग्नेट इसमें रखा जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में। एंड ये मिरर इज प्लेस्ड ऑन द फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप। एक मिरर इसके ऊपर रखा जाता है, इसको रीडिंग के लिए जो है, जिससे हम इसको रीड कर सकें बाई और डिफ्लेक्शन को रीड कर सकें। दिस एंड ऑफ द वायर बिहेव्स लाइक वन टर्मिनल। इसका एक टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है। ये आप इसको यहाँ लिख देते हैं, एक टर्मिनल T1। जो वायर होता है इसका जो फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप से जो जुड़ा हुआ है एक टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है। एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए टॉर्सनल हेड। एक टॉर्सनल हेड होता है, ये टॉर्सनल हेड which is used to set the zero position of the galvanometer। टॉर्सनल हेड इसका काम होता है
which is rotate to set the zero position of the galvanometer। इसको रोटेट करके जो है यहाँ लगा होता है टॉर्सनल हेड, और ये जो है जीरो पोजीशन को सेट किया जाता है। अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए लूजली क्वाइल्ड स्प्रिंग। एक लूजली क्वाइल्ड स्प्रिंग से इसका लोअर एंड जुड़ा होता है, जो कि दूसरे टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है। इसको यहाँ दिखा देते हैं T1 T2। अब इसमें व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल, एक चीज और इसमें करते हैं, ये आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो है एक आयरन कोर रख दी जाती है ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। एक सिलेंड्रिकल शेप की आयरन कोर रख दी जाती है। सिलेंड्रिकल शेप इसलिए लिया जाता है कि कॉइल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो एंड सिमेट्रिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्सशू शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप होता है और इस सिमेट्रिकल हो, जिससे आपका जो हॉर्सशू शेप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके सिमेट्रिकल हो, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज रेडियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है इसका। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल, आप जानते हो कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रखी जाती है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है जो इसको रोटेट करता है। रोटेट करने के कारण जो है जो फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यहाँ लगी हुई है वो ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट होने के कारण जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है और उसकी रीडिंग को हम पढ़ सकते हैं। तो इस फास्फर ब्रॉन्ज है लो टॉर्सनल रिजिडिटी। एक ये फास्फर ब्रॉन्ज वायर इसीलिए स्ट्रिप यूज की जाती है कि इसकी बहुत लो टॉर्सनल रिजिडिटी होती है। टॉर्सनल रिजिडिटी कि इसमें थोड़ा भी टार्क लगेगा तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, ये ऐंठ जाएगा, जिससे वहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा। फास्फर ब्रॉन्ज इज यूज बिकॉज इट हैज लो टॉर्सनल रिजिडिटी। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉर्क आप जानते हो, टॉर्क प्रोड्यूस्ड या एक्टिंग ऑन द कॉइल इज NIAB sin थीटा। टॉर्क ये आपका काम करता है एज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क हो जाता है NIAB। दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ट्विस्ट इन द फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। Torque equal to C theta. C is proportionality constant known as torsional rigidity. C is proportionality constant. known as torsional rigidity। आपका लिखा गया है torsional rigidity। इस तरह से टॉर्क की वैल्यू अगर हम वहां से पुट करते हैं तो ये हो जाता है NIAB इक्वल टू C थीटा। यहाँ से I की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं ये हो जाता है C अपॉन NAB थीटा। C NAB
इस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है और ये जो है मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रिडक्शन फैक्टर कहलाता है। दिस इज ए कांस्टेंट I प्रोपोर्शनल टू थीटा। C अपान एन ए बी, ये हम आपका मिटा रहे हैं, ये हो जाता है I प्रोपोर्शनल टू थीटा और C अपान एन ए बी इज ए कांस्टेंट known as reduction factor। रिडक्शन फैक्टर इसको कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इस तरह से जो एंगल आपका होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर थोड़ी भी करंट अगर फ्लो होती है तो उसमें ट्विस्ट आ जाता है, ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो उसमें ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है। इस तरह से हम करंट को गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज करंट रिडक्शन फैक्टर और इसको हम लिखते हैं G। इसको लिखते हैं हम C अपान एन ए बी को, अगर हम इसको G से लिखते हैं इस क्वांटिटी को, तो ये हो जाता है I इक्वल टू, आपका हो जाता है यहाँ से C अपान एन ए बी की तरह अगर जगह हम G लिखते हैं, ये होता है G थीटा और ये हो जाता है आपका G इक्वल टू I अपान थीटा। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन ये डिफिनीशन होती है, इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, करंट रिडक्शन फैक्टर और फिगर ऑफ मेरिट। इसके बाद गैल्वेनोमीटर की जो होती है करंट सेंसिटिविटी, तो अब आपको करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी अभी आपने एक रिलेशन ऑब्टेन किया, I इक्वल टू C अपान एन ए बी थीटा और यहाँ से आपको मिलता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी की डिफिनीशन होती है थीटा अपान I इक्वल टू, ये हो जाता है एन ए बी अपान C। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट आप यहाँ से ऑब्टेन करते हो, इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा इंक्रीज करने पर ये आपकी कॉइल बल्की हो जाती है, इसलिए एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा करके करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज थीटा अपान वी इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी और हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं I की यहाँ से, तो ये हो जाता है एन ए बी अपान सी आर। दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट के लिए कितना सेंसिटिव है और इसकी हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए जो है, और इसको हम किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको आज गैल्वेनोमीटर के विषय में कम्प्लीटली बताया है।
कि इसका यूज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल और वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।